हेलो प्यारे बच्चों, मैं सेल्फ अंकुर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में। हम बात करेंगे जेईई मेन 2023 के ऑफिशियल पेपर सॉल्यूशन की और इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट 31 जैन 2023 शिफ्ट 1 के पेपर सॉल्यूशन की। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन है मैच आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉलम फर्स्ट में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमारे पास है, कॉलम सेकंड में सेपरेशन टेक्निक है। हमें पता करना है कि कौन से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को किस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले कॉलम फर्स्ट के ए की हम बात करेंगे। दिस वन इज H2O एंड CH2Cl2। ओके, अगर हम वाटर एंड डाइक्लोरोमीथेन की बात करें तो बच्चों यहां पर डेंसिटी डिफरेंस है, राइट। H2O एंड डाइक्लोरोमीथेन में डेंसिटी डिफरेंस है, और अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का आप टेक्निक यूज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के कंपाउंड अलग हो जाएंगे। तो फर्स्ट बिलोंग करेगा हमारे सेकंड को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बी की। अब यहां पर अगर बी की बात करें सो दिस वन इज सिंपली कीटोन एंड दिस वन इज एल्कोहल। ओके, और यहां पर जो ये हमारा कंपाउंड है दैट इज 4 नाइट्रोफिनॉल। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो क्यों ना कॉलम क्रोमेटोग्राफी का हम यूज करें। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से ये दोनों कंपाउंड सेपरेट हो सकते हैं। तो थर्ड में है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बी बिलोंग्स टू थर्ड। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं केरोसिन नेप्थलीन, दोनों वॉलेटाइल है, बट अगर हम बात करें केरोसिन और नेप्थलीन में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, डी की बात करते हैं। सो यहां पर है C6H12O6, लेट्स से सुक्रोज एंड NaCl या ग्लूकोज एंड NaCl। सो NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है। अच्छा जी, NaCl हमारा आयनिक कंपाउंड है एंड ग्लूकोज इज नॉन आयनिक कंपाउंड। तो सिंपली अगर आप आयनिक कंपाउंड है क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, तो क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो फर्स्ट बिलोंग करेगा सेकंड को, तो सेकंड फोर्थ ऑप्शन गलत हुए। बी बिलोंग करेगा थर्ड को, अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन भी गलत हुआ। सी बिलोंग करेगा फोर्थ को, डी बिलोंग करेगा फर्स्ट को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बच्चों नाइट्रोबेंजीन एज ए रिएक्टेंट है, रिएक्शन सीक्वेंस है, तो हमें बी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सोचेंगे यहां पर नाइट्रोबेंजीन हमारे पास है। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन अगर हमारे पास है और अगर उसको आप H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट PD या PT की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, C2H5OH सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन होगा, नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन बन जाएगा। सो यहां पर एनिलीन बन चुका है। सो दिस वन इज सिंपली NH2 एंड दिस वन C6H5 NH2 एनिलीन बना। देन एनिलीन को अगर आप एनहाइड्राइड या CH3 CO एंड O लाइक दिस ईथर के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, तो पिरिडिन की प्रेजेंस में C6H5N अल्टीमेटली क्या होगा, एमाइड हमारा मिल जाएगा। सो दिस वन इज सिंपली NH एंड C एमाइड CONH2 होता है, तो NHC डबल बॉन्ड O एंड CH3 COCH3 जुड़ जाएगा। दैट्स इट, दैट इज द प्रोडक्ट। सो अल्टीमेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑप्शन में वी आर गेटिंग अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H6O gives sooty flame. Its reaction with bromine solution in low polarity solvent result in high yield of B. B हमें पता करना है। देखिए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, लेट्स से फिनॉल को अगर बर्न करेंगे तो सूटी फ्लेम आएगी। तो हो ना हो कहीं ना कहीं फिनॉल के साथ में ये रिएक्शन हो रही है। सो लेट्स ट्राई। अगर हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल को हम लो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में Br2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, एज रिजल्ट यहां पर रिएक्शन होगी एंड 4 ब्रोमो एंड 2 ब्रोमोफिनॉल हमारे पास मिल जाएगा। सो दिस वन इज 4 ब्रोमोफिनॉल
एंड दिस वन इज 2-ब्रोमोफिनॉल। अच्छा जी, ये तो प्रोडक्ट हमारे पास मिल चुके हैं। अल्टीमेटली फोर्थ एंड फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही गलत है। अब यहां पर 4-ब्रोमो और 2-ब्रोमो कौन सा मेजर होगा? तो बच्चों पैरा पर अगर ब्रोमो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है सो वो मेजर होगा, और ऑर्थो वाला हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज अवर फाइनल आंसर एंड दैट इज प्रोडक्ट बी, हाई यील्ड आएगी। सो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन में गिवन है, यस, थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर 2+ इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड। ये सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड ही क्वेश्चन था एक तरह से देखा जाए आप तो इसमें। तो प्रेसिपिटेट कॉपर 2+ आयन react treated with Ki, white precipitate that will be Cu2I2 appears in the solution. The solution is titrated with sodium thiosulfate. CuSO4 जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा या कॉपर 2+ आयन पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो Cu2I2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा along with the iodine. That iodine which is violet in color will react with the hypo solution and will give Na2S4O6 and NaI. So this will be the reaction. So finally we'll get here Cu2I2 and Y, that is reaction with hypo, will get Na2S4O6. So fourth part will be the answer. आइए रिएक्शन देख लेते हैं इसके। इस रिएक्शन में दिख रहा है CuSO4 में पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया आपने, Cu2I2 मिला और I2 मिला। ये I2 जो है वो, ये I2 जो है इसकी रिएक्शन आप इससे देख रहे हैं, हाइपो से करता हुआ देख रहे हैं। तो Na2S4O6 और NaI मिल गया। आपके चार ऑप्शन में से आपको चुनना था कि सही आंसर क्या है, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा Cu2I2 और Na2S4O6। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ओके, ट्रांस एल्कीन है, सिस एल्कीन बनानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में ध्यान से रिएजेंट देखिए। सबसे पहले तो देखिए सभी में Br2 के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले तो Br2 के साथ में रिएक्शन करते हैं। हमारी ट्रांस एल्कीन है, सो दिस वन इज CH3। ट्रांस एल्कीन मतलब डबली बॉन्डेड पर जो कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो दोनों अपोजिट साइड में होंगे। सो लीजिए जी, अपोजिट साइड में है। इसके बाद में Br2 के साथ में रिएक्शन करें। अगर Br2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सिंपली ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो CH एंड Br एंड दिस वन इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड Br। अच्छा, और यहां पर CH3। अब हमें सिस एल्कीन चाहिए, हाँ जी, और बाद में लिंडलार कैटलिस्ट या Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एलिमिनेशन हमें करना होगा, एलिमिनेशन करना होगा। और सिस एल्कीन चाहिए तो देखते से पता लग जाना चाहिए, सोडियम के साथ में अगर ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये तो बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है, ट्रांस एल्कीन बनती है। सो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अच्छा, एलिमिनेशन करना है, क्या एक्वस केएच चाहिए? एक्वस केएच से तो न्यूक्लियोफिलिक होता, तो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन को फॉलो करें, एल्कोहलिक केएच के साथ में ट्रीट करें, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होगा, देन मोर स्ट्रॉन्गर NaNH2 के साथ में ट्रीट करें, वेल एल्कीन से या एल्काइन हमारा बन जाएगा। सो यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले एल्कोहलिक केओएच के साथ में अगर हमने ट्रीट करा, देन फिर उसे मोर स्ट्रॉन्गर NaNH2 के साथ में ट्रीट करा, अल्टीमेटली रिडक्शन पूरा हो जाएगा और पीएच कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड CH3 बन जाएगा। अच्छा जी, अब फिर उसको लिंडलार कैटलिस्ट के साथ में अगर आपने ट्रीट करा, सो लिंडलार कैटलिस्ट के साथ में जब बच्चों ट्रीट करेंगे तो सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा और हमारा वेल सिस जो है एल्कीन बनेगा। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा पीएच कार्बन एंड डबल बॉन्ड कार्बन एंड CH3। एंड क्योंकि सिस हमें बनाना है, लिंडलार कैटलिस्ट हमने लिया है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पर हमारे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। दैट्स इट, राइट। सो करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट हमें सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोपेनॉल को मिथेनॉल के साथ में ट्रीट कर रहे हैं,
देन डाइल्यूट NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे, फिर हीट अप करेंगे, NaCN के साथ में ट्रीट करेंगे एंड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। प्रोडक्ट बी हमें मिलेगा C5H8O3। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट प्रोडक्ट बी के लिए बताना है। वन बाय वन पहले रिएक्शन तो करें। ओके, प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें, सो प्रोपेनॉल, ओके, तो CH3 CH2 एंड CHO को अगर HCHO मिथेनॉल के साथ में ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बेस के साथ में ट्रीट कर रहे हैं हमारे एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड ग्रुप है। अब चेकआउट करें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर देख सकते हैं प्रोपेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां पर क्योंकि एसिडिक होता है, एज रिजल्ट हमारे पास एनायन मिलेगा। ओके जी, और ये हमारे HC डबल बॉन्ड O एंड H के इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर अटैक करेगा, एल्डोल रिएक्शन होगी। एल्डोल रिएक्शन हो रही है, अल्टीमेटली यहां पर होगा क्या? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिवर्सिबल होता है, बट स्टिल एल्डोल रिएक्शन हो रही है। CO नेगेटिव यहां पर अटैच हो गया CH, जिसके साथ में है CHO एंड CH3 एंड यहां पर हाइड्रोजन। अच्छा जी, देन फिर ये O माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो अल्टीमेटली CH3 CH CHO एंड यहां पर है दैट इज CH2 एंड OH हमारे पास मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? हीट अप कर रहे हैं। जब इसे हीट अप करेंगे तो अभी तो एल्डोल रिएक्शन हुई, यहां पर लिख सकते हैं दैट इज एल्डोल। अब कंडेंसेशन भी होगा, हीट अप कर रहे हैं, H2 अलग निकल जाएगा, सो ये H2O अलग हुआ, CH3 कार्बन एंड CHO एंड यहां पर आ गया बच्चों डबल बॉन्ड एंड CH2। अच्छा जी, उसके बाद में हम NaCN से रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, NaCN से रिएक्शन कर रहे हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगी। यहां पर ध्यान दें क्या क्या मिला था हमें अभी तक, दैट इज CH3 कार्बन एंड CHO डबल बॉन्ड CH2। एज ए न्यूक्लियोफाइल CN माइनस यहां पर अटैक करेगा और यहां पर 1,4 कॉन्जुगेशन होगा। 1,4 कॉन्जुगेशन यहां पर होगा। अल्टीमेटली दिस वन इज CHO, तो यहां पर भी कॉन्जुगेशन कर ही देते हैं। सो अल्टीमेटली दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो होगा क्या बच्चों? CH3 कार्बन एंड C नाउ O नेगेटिव एंड हाइड्रोजन मिलेगा, और साथ ही साथ में यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर हुआ CH2 एंड CN यहां पर अटैच हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या? उसके बाद में जब इसको अगर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिंपली यहां पर OH बनेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड COH एंड दिस वन इज H। अच्छा जी, उसके बाद में यहां CH2CN बनेगा। देन देखिए इनॉल मिल रहा है, टॉटोमेरिज्म शो होगा, और टॉटोमेर के बाद में टॉटोमेरिज्म, यहां पर हमारे पास कीटो फॉर्म मिल जाएगी, CH3 CH C डबल बॉन्ड O एंड H एंड यहां पर दैट इज CH2CN। अब इसको अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे, क्योंकि एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली CH3 CH CHO और यहां पर CH2 एंड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल मिल रही है और ये न्यूट्रल है, ना भाई ना, अल्कोहल तो नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली फर्स्ट तो गलत है। रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा है एंड गिव्स अ गैस विथ सैचुरेटेड NaHCO3। ऑब्वियसली यहां पर अगर हम बात करें, सो देखिए यहां पर दिस वन इज कायरल कार्बन, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaHSO3 के साथ में ट्रीट करेंगे, CO2 गैस मिलेगी, सो सेकेंड ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद में ऑप्टिकली एक्टिव एंड एड्स 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, सो अल्टीमेटली थर्ड ऑप्शन गलत। रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा है और ये न्यूट्रल है, ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट केवल हमारा सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से मेटलर्जी का क्वेश्चन है। द मेथड नॉट इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर। कंसंट्रेशन के लिए कौन? लिक्वेशन, कंसंट्रेशन का नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन का मेथड है लिक्वेशन, और लीचिंग जो है ये कंसंट्रेशन के लिए है।
इलेक्ट्रोलिसिस फिर से प्यूरिफिकेशन का है, हाइड्रोलिक वॉशिंग फिर से कंसंट्रेशन का है, फ्रोथ फ्लोटेशन फिर से कंसंट्रेशन का है। तो इसके दो आंसर हो गए, लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलिसिस, ए एंड सी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज ए एंड सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप जानते हैं इसे, मेटलर्जी पर बेस्ड है, बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अ प्रोटीन एक्स with molecular weight of 70,000 U on hydrolysis gives amino acid. One of this amino acid is first, second, third, fourth ऑप्शन में सबसे पहले तो पता करें कि प्रोटीन से अगर अमीनो एसिड मिल रहा है तो अल्फा अमीनो एसिड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। अब सबसे पहले पहचाने अल्फा अमीनो एसिड किस में है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन में अल्फा अमीनो एसिड मिल रहा है जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। तो सिंपल क्वेश्चन, fourth option is our correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, नियोडीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है 2+ आयन के लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f4 5d0 6s2 होता है और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं 6 के, तो 4f4 विल बी द आंसर। 4f4 आंसर होना चाहिए। अब आइए पिछले ऑप्शंस देखते हैं, तो तीसरा आंसर इसमें करेक्ट आंसर होगा 4f4। दिस विल बी द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है। इसमें पूछा है, लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, लिस्ट 2 में उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है, शेप के बारे में बात की है। XeF4 आपको पता है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे और 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर हो गया इसका स्क्वायर प्लेनर। SF4 में एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, एक लोन पेयर ये सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया इसका। फिर है NH4+, यानी N+, एक H, एक H, एक H ये और एक H ये, यानी ये टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया ये। और है BrF3, ये है Br, ये है F, ये है F, ये है F, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये हो गया आपका टी शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, टी शेप्ड स्ट्रक्चर जो भी आपको दिख रहा है, और बेंट टी शेप्ड आप इसको कह सकते हैं, टी शेप्ड और बेंट टी शेप्ड, ये आंसर है इसका। आप देख रहे हैं कि BF3 बेंट टी शेप हो गया, NH4 टेट्राहेड्रल हो गया, SF4 सीसॉ हो गया, XeF4 स्क्वायर प्लेनर हो गया। ये सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर बेस्ड है। आइडेंटिफाई XY एट द फॉलोइंग रिएक्शन ClO plus NO that will give ClO.NO, और ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव HOCl और HNO3, 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता। रिएक्शन आप इसकी देख सकते हैं, ये सिंपल सी रिएक्शन है। ClO.NO2 आपको मिल गया, वाटर डालने पर HOCl मिल गया और HNO3 मिल गया। तो आपसे सभी पूछा है इसमें X और Y और Z क्या है, तो मेरे ख्याल से इसके ऑप्शंस चेक करते हैं, तो A पार्ट विल बी द आंसर। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर, HOCl एंड HNO3, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था, आयनिक रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से सिर्फ आपको ये बताना था कि किसका साइज बड़ा है और किसका छोटा है। जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। इस बेसिस पर हम इसको आंसर कर रहे हैं। नेगेटिव आयन पे दो नेगेटिव है, इसका साइज सबसे बड़ा है, देन एक नेगेटिव है, देन एक प्लस है, देन 2 प्लस है, सबसे छोटा होगा। तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली साइज जो है जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन
24 को भी आया हुआ सवाल है और ये क्वेश्चन आज से 5 साल पहले भी रिपीट हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेडी ली से उठाया हुआ सवाल है ये। जेडी ली में कोबाल्ट का चैप्टर जो पीछे हैं उनमें से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन द वाटर फॉर्म पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स X which is octahedral geometry. This solution on treating with the concentrated HCl form deep blue complex Y which has a Z geometry X, Y, Z respectively are. आपको दिख रहा है कि पानी के साथ, अगर मैंने आपको ये भी बताया है, आपको जानना चाहिए कि कोबाल्ट जो है वो के कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं, अगर वो कोबाल्ट का कोई भी सॉल्ट हाइड्रेटेड है तो वो पिंक कलर का होगा, एनहाइड्रस है तो वो ब्लू कलर का होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी के साथ जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा वो COH2O6 है और Y जो है वो कोबाल्ट का ये वाला कॉम्प्लेक्स है COCl4 जो कि टेट्राहेड्रल है, जो कि डीप ब्लू कलर का है, जिसमें से वाटर निकल चुका है। तो आपसे ये पूछा है कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी। एक ऑक्टाहेड्रल होगी, X वाला जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगा और जो Y वाला है वो आपका टेट्राहेड्रल होगा। आपसे पूछ रहा है सिर्फ द ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स ऑन कॉन्स्टेंट HCl, डी ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स Y विच हैज़ Z जियोमेट्री X, Y एंड Z। X है आपका COH2O6, Y है आपका COCl4 और Z उसकी जियोमेट्री पूछ रहा है, दैट विल बी टेट्राहेड्रल। फर्स्ट आंसर है ये, आपको दिख रहा है। First part will be the answer. Next question, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पर बेस्ड सवाल है और वैसे कहा जाए तो ये नॉर्मल क्वेश्चन भी है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, जनरल केमिस्ट्री पर बेस्ड है ये। H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 से किसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है? यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पर आके वो -1 हो गया, तो यहीं पर डिक्रीज होता दिख रहा है। बाकी तो सब जगह ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है तो यहाँ पे +6 हो गया, बढ़ गया। यहाँ मैंगनीज 2+ में है तो यहाँ 4+ में हो गया, यहाँ पर भी बढ़ गया और यहाँ 2+ से 3+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी बढ़ गया। सिर्फ यहीं पर H2O2 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करता है, मतलब इस रिएक्शन में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो दिस विल बी द आंसर। Now in this question, adding surfactant in non-polar solvent, the micelles structure will look like। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से रीड करें क्योंकि जनरली आप जो स्टडी करते हैं वहाँ पर हम सर्फेक्टेंट को ऐड करते हैं पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दी हुई है कि सर्फेक्टेंट को ऐड किया जा रहा है। वी आर एडिंग सर्फेक्टेंट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो सरफेस केमिस्ट्री से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर सर्फेक्टेंट ऐड करेंगे तो वहाँ पर जो मिसेल फॉर्म होगा वो किस तरह का अपीयर होगा, उसकी स्ट्रक्चर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दिया है कि सर्फेक्टेंट की ये नॉन पोलर पार्ट हो गया, यानी कि नॉन पोलर टेल आपको दी हुई है और पोलर हेड आपको ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर है और हम जानते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक या लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो हम बोल सकते हैं कि नॉन पोलर जो एंड है वो किसकी तरफ होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ। तो इनमें से आप किस ऑप्शन में देखते हैं, देखो क्लस्टर कहां पर बन रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जैसा मिसल बनता है। लेकिन आप देखिए ऑप्शन ए और बी को कंपेयर कीजिए, सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर है, और यहां पर ये जो चेन है ये कैसी है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ है, लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो कि सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर, जबकि ये जो हेड है, जो आउटर पार्ट है, उस पर आप क्या देख रहे हो, आउटर पार्ट पर आप देख रहे हो पोलर हेड। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर यहां पर गलत होगी और सही स्ट्रक्चर कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन ए में जो गिवन है, पिक्चर ए जो आपको गिवन है, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं अपना आंसर, मींस जो आंसर आप देख सकते हो 1 यहां पर करेक्ट है, मींस नॉन पोलर एंड विल बी टुवर्ड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर हमें पता करना है। अब सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट की बात आ ही चुकी है, तो सिमेट्रिकल कंपाउंड हमें देखेंगे जिसमें प्रॉपर मैक्सिमम क्रिस्टल फिटिंग होगी। तो सिमेट्रिकल कौन सा बन जाएगा, सिमेट्रिकल हमारा कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिकल। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या, 2 और 4 दैट इज मैक्सिमम 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का
323 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद में अगर हम बात करें 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उसके बाद में 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का। सो अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन भी गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन में करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं 323 केल्विन, इसका 256 केल्विन, एंड यहां पर अगर थर्ड वन का बोलूं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का तो 249 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। एनीवेज हमें तो ऑर्डर से मतलब था, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट ऑर्डर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ये डी ब्लॉक से उठाया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया हुआ सवाल है। ये आपसे पूछा है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंटर एटम पर, सेंट्रल मेटल पर, उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा इसका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं V2O3 और V2O3 देन V2O4 देन V2O5, सो दिस विल बी द आंसर। V2O5 एसिडिक भी है और एम्फोटेरिक भी है। आपसे पूछा है बेसिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो फोर्थ पार्ट विल बी द आंसर, इसका आंसर 4। अब इस क्वेश्चन में बच्चों बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर। देखिए ये तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, केन शुगर के रिस्पेक्ट में आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा सबसे ज्यादा स्वीटनर है। तो अगर हम बच्चों बात करें एलिटेम की, एलिटेम इज एक्चुअली सिंपली 2000 टाइम्स मोर स्वीटनर देन केन शुगर, 2000 टाइम्स मोर स्वीटनर देन केन शुगर। छोटा सा फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलिटेम, थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेटलर्जी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन और इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन है, उस पर है। सोडियम का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में भी हम इसे यूज़ करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है द स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब है वह H2O के साथ है वो, तो Cl2 इज फॉर्म्ड एट द कैथोड, ये एनोड होना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन है O2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड, ये एनोड होना चाहिए था। H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड, ये कैथोड होना चाहिए था। OH इज फॉर्म्ड एट कैथोड, ये सही है। सो फोर्थ पार्ट विल बी द आंसर। Now see this question, which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, और एक ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है जो कि He+ का ट्रांजिशन है। हमसे पूछा है कि अगर हम इसी ट्रांजिशन की बात करें, इसी ट्रांजिशन मतलब इसी वेवलेंथ के लिए हाइड्रोजन में जो पॉसिबल ट्रांजिशन होगा वो हमें पता करना है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा कि He+ के लिए जो ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है, इस ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ होगी उतनी ही वेवलेंथ के लिए हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होगा। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आप क्लासरूम में भी स्टडी करते हो, जहां पर सेम फ्रीक्वेंसी के ट्रांजिशन कंपेयर करवाता है कि हीलियम का ये ट्रांजिशन, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो यही फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिशन हाइड्रोजन में कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, और इन्हें कैसे हम कंपेयर करते हैं भाई, इन्हें करने का या इन्हें अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा कि He+ के लिए बामर टाइप का ट्रांजिशन है जो कि 4 से 2 हुआ है। यहां पर सीरीज के नेम से तो कोई मतलब नहीं है, ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है, 4 to 2 ट्रांजिशन है, और इस ट्रांजिशन से लैम्डा कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/N1², ये वाला फॉर्मूला बच्चों, 1/ वेवलेंथ इज इक्वल टू R एटॉमिक नंबर स्क्वायर 1/N1², लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1/N2²। N1 N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 4 हो जाएगी। इससे आपको लैम्डा मिल जाएगा He+ के लिए। फिर यही फॉर्मूला हम हाइड्रोजन के लिए लगाएंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि हाइड्रोजन में N1 और N2 की वैल्यू क्या हो कि आपको लैम्डा दोनों ही केसेस में क्या मिले, सेम मिले।
तो देखिए इसे किस तरह से अप्लाई करना है, आप सॉल्यूशन के स्टेप्स में भी इसे देख सकते हैं। ये देखिए दोनों के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों के लिए वेवलेंथ सेम होना चाहिए, हाइड्रोजन और He+ के लिए। तो दोनों के लिए हमने सेम फॉर्मूला लगाया, RZ² 1/n1² - 1/n2²। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इसकी स्टेप्स जो बनी हुई है उनमें, ठीक है। कई बार बच्चे इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारी इक्वेशन बना रहे होते हैं, बट बहुत टाइम लग जाता है। बेटर ये है कि आप इसको थोड़ा लॉजिकल वे में सॉल्व करें। दूसरा केस है He+ आयन, जिसके लिए आपने RZ², He+ के लिए, हीलियम के लिए Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना होगा 2, 1 ट्रांजिशन दिया हुआ है 4 to 2 ट्रांजिशन है, तो N1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब हमें ये सोचना है कि हम N1 और N2 की जगह कौन से नंबर बैठाएं कि दोनों एक्सप्रेशन सेम रिजल्ट दें, ये आपको सोचना है, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। तो यहां पर देखिए भाई Z की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, R की वैल्यू तो सेम है, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कई सारे बच्चे R की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, सोल्व कर रहे होते हैं, बहुत टाइम लगता है। R को हटा दीजिए रास्ते से, यहां पर R जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे आप सोल्व करेंगे, 2² को अंदर भेजेंगे तो 4/4 - 4/16 हो जाएगा। इसे मैं सोल्व नहीं करूंगा, इसे मैं इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं कंपेयर करके N1 और N2 प्रिडिक्ट कर सकूं। तो मैंने यहां पर 4/4 को 1/1 लिख दिया, इसे 1/4 लिख दिया, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं 1/1² - 1/2²। और अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि N1 का रिप्लेसमेंट क्या है 1 और N2 का सुटेबल रिप्लेसमेंट क्या है 2। मींस N1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए और N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। मींस ये ट्रांजिशन कौन सा होना चाहिए 2 to 1 ट्रांजिशन होना चाहिए हाइड्रोजन में। तो आप ऑप्शन 1 में देख सकते हैं N = 2 to 2, N = 1। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। Now in this question he is asking that the oxidation state of phosphorus in hypophosphoric acid में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं क्लासेस में कि फॉस्फोरस के जो डिफरेंट ऑक्सी एसिड्स हैं उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, और फॉर्मूलाज पता होंगे और अगर स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगी तो आप इजीली हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O6। अब इसके बाद आप सोचते हो कि कहीं इसमें कोई ऑक्सीजन पेरोक्साइड तो नहीं है, इसके स्ट्रक्चर का भी आइडिया आपको होना चाहिए। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है बच्चों, OH, यहाँ पर भी क्या होगा एक और OH होगा, फिर एक और OH इससे बॉन्डेड है, एक और OH इससे बॉन्डेड है, साथ में डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 2 फॉस्फोरस हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं है, -1 नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि 4 हाइड्रोजन के लिए +4 स्टेट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन +1 होता है। फॉस्फोरस का तो कंट्रीब्यूशन हमें पता करना है, 2 फॉस्फोरस है तो हमने 2x ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, आपके पास 6 ऑक्सीजन के एटम है तो ये -12 हो गया, और ये कितना होना चाहिए ओवरऑल 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि H4P2O6 कैसा है न्यूट्रल है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x आपको 8 मिलेगा और x की वैल्यू आपको +4 मिलेगी। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H4P2O6 होगा, और इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट हमें कितनी मिलेगी +4 मिलेगी। In this question, the enthalpy change for the conversion of half Cl2 to Cl-, half Cl2 to Cl- is minus किलोजूल पर मोल। मीन्स किलोजूल पर मोल में जो आंसर आपको मिलेगा वो माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो उसमें क्या मैग्नीट्यूड या क्या वैल्यू आपको मिलती है वो कैलकुलेट करनी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाफ Cl2 टू Cl- एक्वस। यहाँ पर देखिएगा फेज, देखिएगा क्लोरीन की गैसियस फेज है और ये एक्वस फेज में हमें मिलना चाहिए क्लोराइड। और हर एक प्रोसेस के लिए यहाँ पर एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है कि अगर आप Cl2 को डिसोशिएट करते हैं तो पर मोल के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl गैसियस आयन के लिए Cl गैसियस एटम के लिए इतनी गिवन है, और अगर हम इसका हाइड्रेशन करते हैं तो इतनी एनर्जी वहाँ पर लिबरेट होती है। ये दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। कुछ बेसिक्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें सोचना होगा कि ये Cl2 Cl- एक्वस फेज में कैसे कन्वर्ट होगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों को, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप क्लास में जो क्वेश्चंस करते हैं उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं आपके साथ। यही बेसिक एग्जांपल्स आपको
क्लास में भी बताए जाते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, हाफ Cl2 को मीन्स आधा मोल जो क्लोरीन है इसे अगर आप डिसोशिएट करेंगे तो ये 1 Cl में डिकम्पोज होगा। मीन्स सबसे पहले इसका बॉन्ड डिसोशिएट करोगे तो Cl2 को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसे आप कन्वर्ट कर दोगे गैसियस क्लोरीन एटम में। तो हाफ Cl2 में पहले हम सप्लाई करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोशिएट होने के बाद आप इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ये गैसियस क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, ये गैसियस क्लोराइड आयन बनेगा। फिर इस गैसियस क्लोराइड आयन का हम हाइड्रेशन करेंगे, इसका एक्वस फेज में इसे कन्वर्ट करेंगे और यही तो हमें अचीव करना था। तो इसे अचीव करने के लिए 3 स्टेप है और इन तीनों स्टेप में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, उसी को हमें सम अप करना है और उसी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ओवरऑल हीट ऑफ या ओवरऑल हीट ऑफ दिस प्रोसेस कितना होगा। तो देख सकते हो आप इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया हाफ Cl2, यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि हमारे पास Cl2 का कितना मोल है, आधा मोल है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हमें कितनी सप्लाई करनी है, हाफ ऑफ द गिवन अमाउंट। ठीक है, और फिर इससे आपको 1 मोल क्लोरीन गैसियस क्लोरीन एटम मिलेंगे जिसे हम कन्वर्ट करेंगे Cl- में। यहाँ पर देखो क्लोराइड आएगा और इस प्रोसेस में जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसके बाद इसका हाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी आप देख सकते हो। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, ओवरऑल हीट कितना होगा, ओवरऑल हीट चेंज कितना होगा। तो यहाँ पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज इट इज ऐड कर दें क्योंकि 1 मोल के लिए गिवन है और हाइड्रेशन एंथैल्पी को भी हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दें। ये +240 क्वेश्चन में गिवन है, ये -350 गिवन है और ये -380 गिवन है। इससे सॉल्व करोगे वैल्यू आपको मिलेगी -610 और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 610। ओके, now in this question the logarithm of equilibrium constant for the reaction Pd2 plus 4Cl minus PdCl4 2 minus is इस ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए हमें लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि हमें log k की वैल्यू पता करनी है फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ये सेल रिएक्शन आपको गिवन है और इस सेल रिएक्शन में एनोड और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली ये भी आपको दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर Pd2 प्लस आयन Pd में यानी पैलेडियम में रिड्यूस हो रहे हैं और ये PdCl4 2 माइनस भी किस में रिड्यूस हो रहा है, पैलेडियम में रिड्यूस हो रहा है। ये दोनों रिडक्शन आपको दिए हुए हैं और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी आप देख सकते हो। अब दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है भाई, दोनों में Pd2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये होगी, ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा कैथोड पर और ये कैथोड पर होगा तो फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये प्रोसेस कहां पर होगा, एनोड पर होगा। तो ये तो सबसे पहले हमने क्लेरिफाई कर लिया कि इस सेल रिएक्शन में Pd2 प्लस जो है वो हमारे पास Pd2 प्लस रिड्यूस हो रहे हैं और यहां पर जो पैलेडियम है वो PdCl4 2 माइनस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है। और इस प्रोसेस के लिए देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल कितना होगा, 0 होगा। सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, 0 होगा और आपको यहां पर कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्यों ना हम नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करें। तो नंस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, नंस्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log K। यही इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PdCl4 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pd2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस टू द पावर 4। बट उसकी आपको कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log K। अब आप जो वैल्यूज आपको पता है वो इसमें पुट कर दें। ई सेल यहां पर कितना हो जाएगा, 0 फॉर इक्विलिब्रियम और ई नॉट सेल कितना होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से। ठीक है, कैथोड का स्टैंडर्ड EM रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड, SRP ऑफ एनोड, दोनों को आप डिफरेंस लेंगे तो ये 0.83 है और ये 0.65 है तो 0.18 का डिफरेंस होगा। 2.303 RT टेम्परेचर क्या आपको गिवन है, नहीं गिवन, लेकिन आपको ये दिया हुआ है कि 2.303 RT अपॉन F का रिप्लेसमेंट, इसकी जगह आप क्या पुट कर दें, इसकी जगह 0.06 रख दें और N की वैल्यू आप क्या लेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल आउट हुए हैं। देखिए जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और इसे सॉल्व
करें तो आप log k की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया। हमने ई नोट सेल पहले कैलकुलेट कर लिया जो कि कितना आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.18 और इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू भी आपको पता चल गई। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम में आप स्टडी करते हो या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी इस क्वेश्चन को, मतलब कॉन्सेप्ट तो दोनों एक ही हैं, किसी भी तरह से अप्लाई कर लें। तो जो मेथड मैंने अभी आपको बताया, ई सेल 0 हो जाएगा, ई नोट सेल आपके पास कितना आ गया 0.18 आ गया, माइनस 0.06 अपॉन 2 log k। अगर इससे आप जाते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0.03 इस तरफ आ जाएगा, log k इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 0.03। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो जो आप स्टडी करते हो, थर्मो में भी स्टडी करते हो, इक्विलिब्रियम में भी स्टडी करते हो। एक ओवरऑल रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, ये रिलेशन आप स्टडी करते हो। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको लॉगरिथम ऑफ के पता करना है तो log k इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, डेल्टा जी नोट माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन 2.303 आर टी, और डेल्टा जी नोट की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस एन एफ ई नोट सेल रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला फर्दर कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, एन एफ ई नोट सेल अपॉन 2.303 आर टी, और 2.303 आर टी अपॉन एफ की जगह आप क्या रख सकते हो, मींस डायरेक्ट ये वैल्यू उस फॉर्मूला में भी रख दोगे तब भी log k की वैल्यू आपको 6 मिल सकती है। तो जिस भी मेथड से करें, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम गलत करें, इस क्वेश्चन को आप इजीली सही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये भी एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.792 ग्राम ऑफ CO2, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना कार्बन था उस कार्बन को CO2 बनाया और CO2 का मास आपको दे दिया, और अब आपसे पूछ लिया कि उसमें कार्बन का परसेंटेज बता दीजिए भाई। तो देखिए, क्या अगर आपको CO2 का वेट दिया हुआ है 0.792 ग्राम, तो क्या आप इस वेट से कार्बन का वेट बता सकते हैं कि CO2 में कार्बन कितना होगा? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि CO2 में कार्बन जितना होगा उतना ही कार्बन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। क्योंकि हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज बताना है, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि 0.492 में कार्बन का रोल कितना है, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो हमारा सिंपल सा स्टेप क्या होगी कि कार्बन का परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता करना होगा मास ऑफ कार्बन अपॉन 0.492 इंटू 100। तो ये हमारा आंसर होगा, और इससे कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ कार्बन की जरूरत होगी। और आपको पता है अगर कंप्लीट कंबशन आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करोगे तो कंबशन के दौरान उसका जितना भी कार्बन होगा वो सारा कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम CO2 के मास की मदद से कार्बन का मास पता कर सकते हैं क्या? कैसे पता करेंगे? CO2 के मास से CO2 का मोल निकाल लो। ठीक है, मास से मोल निकालने के लिए मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। ये क्या बन गया, मोल ऑफ CO2 बन गया। अब मोल ऑफ CO2 से क्या कार्बन के मोल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल तो कार्बन का होगा। CO2 में कार्बन का सबस्क्रिप्ट कितना है, 1, मीन्स जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल कार्बन का होगा। तो ये कार्बन का मोल कहा जा सकता है, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं, मोल ऑफ कार्बन। और कार्बन का मोल आ जाएगा तो मोल से मास निकालने के लिए इसे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। कार्बन का, अगर ये कार्बन का मोल है तो कार्बन का मास क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 12, और कार्बन के मास को आप यहां पर प्लेस करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखिए, इसको इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। यहां पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि आपके पास 0.792 ग्राम CO2 था, 44 से डिवाइड किया, ये CO2 का मोल बना। CO2 का मोल ही कार्बन का मोल है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये किसका मास बन गया, कार्बन का मास बन गया, जो कि कितना आ रहा है, 0.216 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मास ऑफ कार्बन रखा 0.216, डिवाइड किया मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज बताना है। इसे सॉल्व करोगे 43.9%, जिसे नियरेस्ट इंटीजर में हम कितना ले लेंगे, 44%। सो इस क्वेश्चन में आपका आंसर 44 करेक्ट होगा।
Now in this question zinc reacts with hydrochloric acid to give hydrogen and zinc chloride. तो जिंक की रिएक्शन HCl से होगी बिल्कुल, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, Zn+2HCl गिव्स ZnCl। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन आई थिंक सभी को पता होगी। तो ये प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बनेंगे, ये रिएक्शन होगी। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ जिंक लिया हुआ है 11.5 ग्राम विद एक्सेस ऑफ HCl। तो HCl यहाँ पर एक्सेस में है, इसकी कोई चिंता है ही नहीं। इसका मतलब जिंक कंप्लीटली रिएक्ट करेगा और इससे कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस हमें एसटीपी पर मिलेगी जिसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की होती है बच्चों। यहाँ पर आपको जिंक का एटॉमिक मास भी दिया हुआ है और मोलर वॉल्यूम भी दिया हुआ है। किसी गैस के लिए एसटीपी पर कितना लेना है, 22.7 लीटर लेना है। मीन्स ये स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो वॉल्यूम कितना है, 22.7 है। तो क्यों ना हम हाइड्रोजन का मोल पता कर लें और उसे हम 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम 1 मोल के लिए 22.7 लें या 22.4 लें। तो मॉडिफाइड डेटा के अकॉर्डिंग हम 22.7 लेते हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके सहूलियत के लिए क्वेश्चन में ये डेटा भी लिखा हुआ है कि आपको 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना लेना है, 22.7 लीटर लेना है। तो इसमें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिंक का यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है, इससे हम मोल निकाल लेंगे। मास से मोल निकालने के लिए 11.5 को डिवाइड करोगे 65.4 से, इससे आपको मोल मिल जाएगा जिंक का, और जिंक के मोल से H2 का मोल मिल जाएगा। और जिंक और H2 के मोल में रिलेशन क्या है, स्टोइकोमेट्री देखिए, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। इसका मतलब जितना मोल जिंक का रिएक्ट कर रहा है उतना ही मोल H2 का बनेगा। वेरी इजी, जितना मोल जिंक का रिएक्ट करेगा उतना ही मोल H2 का बनेगा। और H2 के मोल को हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.7 से। तो क्या इतने ही मोल मुझे H2 के मिलेंगे, बिल्कुल इतने ही मोल मुझे H2 के मिलेंगे। और इन्हीं मोल को मैं 22.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो वॉल्यूम किसका होगा, H2 का वॉल्यूम होगा। तो देखिए इसी तरह से हमने इसे सॉल्व किया। 11.5 और देखो यहाँ पर H2 का जिंक का मास दिया हुआ 65.4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 65.4 ही लेंगे। इससे डिवाइड करें तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, H2 का मोल। तो देखिए H2 का मोल अराउंड 0.176 आएगा और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वॉल्यूम से, जो कि कितना दिया हुआ है 22.7, और ये वैल्यू आपको 3.99, जिसे हम नियरेस्ट इंटीजर में कितना ले लेंगे, 4 लीटर ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं, जिसमें एक रिएक्शन A to B दी हुई है और इसमें रेट कांस्टेंट की बात की जा रही है। रेट कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 300 केल्विन, दो अलग अलग टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की। एक पर 0.03 मिनट इनवर्स है और एक पर 0.05 मिनट इनवर्स है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन जूल नियरेस्ट इंटीजर, मतलब हमें जूल में एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो क्या ये क्वेश्चन सिंपल बोला जा सकता है, बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। आरएनएस इक्वेशन वाले पार्ट में आप स्टडी करते हो कि किस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, और टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है उसकी एक सिंपल सी इक्वेशन आप स्टडी करते हो, या इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट भी नहीं पता है ना बच्चों, आपको ये इक्वेशन तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को याद हो जाती है, जिसे हम आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसी इक्वेशन में हम लॉगरिथम में अप्लाई करें तो ये हो जाता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, और इसी को हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिखें तो टेम्परेचर T1 पर रिलेशन क्या हो जाता है, ln K1 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT1। और अगर टेम्परेचर T2 पर लोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा ln K2 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT2। ये दो अलग अलग टेम्परेचर पर है। अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा ln K2 अपॉन K1, ln A यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, EA अपॉन R आप कॉमन ले सकते हो, तो रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो ये एक रिलेशन हमारे पास होता है। वैसे ये भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, बट वैसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट में क्या इक्वेशन बनने वाली है। अब आप देखिए क्या यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बिल्कुल सब वैल्यूज आपको गिवन है। R की वैल्यू आपको गिवन है, K2 अपॉन K1 दोनों रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, दोनों टेम्परेचर गिवन है, और हमें केवल क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ln K2/K1 है, E/R 1/T1 माइनस 1/T2। हमने T1 को पहले रखा, T2 को बाद में रखा, इसलिए बाहर माइनस नहीं है। अगर आप T2 पहले रखते हो बाद में T1 रखते हो तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस E/R आ जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहें। इसे अगर हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 आएगा, जिसे हमने बाहर शिफ्ट कर दिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप जब लॉग का बेस चेंज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी लेंगे, 2.3 लेंगे, ना कि 2.303। तो वैसे तो हम डायरेक्टली कितना लेते थे, 2.303 लेते थे, बट यहाँ पर मेंशन्ड है कि जब आप इसे लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3 आएगा, जिसे हमने इस तरफ भेज दिया है। आर की वैल्यू भी हम 8.314 लेते थे, बट इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि आर केवल कितना लेना है, 8.3 लेना है। तो जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, अदरवाइज फिर आप उस क्लोज वैल्यू तक नहीं जा पाएंगे जो आपको आंसर में देनी है। 1/T1 माइनस T2 दोनों टेम्परेचर दिए हुए हैं। T1 पर K की वैल्यू कितनी है, 0.03, 300 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0.05। अब केवल इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये log 5 माइनस log 3 होगी, जिसकी वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है। बस आपको इसे सॉल्व करना है। ये 0.22 आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, सारी वैल्यूज़ को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दें। ये 2519.88 जूल आएगा, जिसे नियरेस्ट इंटीजर में हम कितना ले लेंगे, 2520। तो 2520 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नाउ सी दिस क्वेश्चन, SO2 प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू SO3। तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको गिवन है, सिंपल सी इक्वेशन है, और इसके लिए Kp भी आपको गिवन है। Kp दिया हुआ है 2 × 10⁻12 एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। द Kc फॉर द सेम रिएक्शन इज, Kp दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सा केस है बच्चों। Kp दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना है, Kp और Kc में क्या रिलेशन होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम क्लासरूम में ये कॉमन सा फॉर्मूला स्टडी करते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc RT टू दी पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 1, और गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट कितने, 1 और 1/2, मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 3/2। इससे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो डेल्टा एन की वैल्यू आपको पता चल गई, -1/t। आर टी की वैल्यू आप कितनी लेंगे, तो क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू आप लोगे 0.0821, और टेम्परेचर कितना लोगे, केल्विन में लेना है, जल्दबाजी ना करें। टेम्परेचर केल्विन में, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.082 लेनी है। आरटी की वैल्यू भी पता है, केसी आपको कैलकुलेट करना है, केपी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, केपी की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻12। जब सारी वैल्यूज गिवन है सबको पुट कर दें इस फॉर्मूला में, और केसी की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरह से बना हुआ है। डेल्टा एनजी की वैल्यू -1/2 हम यहाँ पर पुट करेंगे, और आर और टी की वैल्यू, आर की वैल्यू ये है, टी दिया हुआ है, केपी आपने रख दिया, केसी की वैल्यू आपको मिलती है 1 × 10⁻13, और 10⁻13 की मल्टीपल में जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा। इसकी मल्टीपल में 1 है, इट मीन्स हमारा आंसर इस क्वेश्चन में होगा 1। Now in this question the total pressure of a mixture of non-reacting gases, अरे यार ये तो गैसियस मिक्सचर की बात कर रहा है, और ये गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, जिनमें से गैस X का मास भी आपको गिवन है। गैस X का मास यहाँ पर दिया हुआ है 0.6 ग्राम, गैस Y का मास है 0.45 ग्राम, इन अ वेसल इज 740 mm ऑफ Hg। इस मिक्सचर का प्रेशर आपको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें X और Y दोनों रखे हुए हैं, और ये दोनों मिलकर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, टोटल प्रेशर वो 740 mm इस क्वेश्चन में गिवन है। और पूछा गया द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X, केवल X का पार्शियल प्रेशर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्वेश्चन है। मींस हम आइडियल गैस स्टडी करते हैं तो उसका जो इजी पार्ट आप लोगों को लगता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। टिपिकल तब होता है जब ये डिफ्यूजन वगैरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठा लेता, या फिर किसी गैस लॉ से 2-3 गैस लॉ मिला था, या कुछ अच्छा क्वेश्चन बना था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि टोटल प्रेशर दिया हुआ, पार्शियल प्रेशर पूछा है। मींस जब भी आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ते हो तो पहला क्वेश्चन ही इसी तरह का आपसे करवाया जाता है क्लासरूम में। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी स्टेप है भाई। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए एक्स के मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें x और y के मोल निकालने पड़ेंगे, ताकि हम मोल अपॉन टोटल मोल रख के मोल फ्रैक्शन निकाल के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो देखिए दोनों के मोल्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए। क्वेश्चन में x का एटॉमिक वेट भी गिवन है, y का भी गिवन है, दोनों को डिवाइड किया तो मोल्स कितने मिल गए 0.03 एंड 0.01। मोल आ जाने के बाद टोटल मोल्स दोनों को ऐड कर दो 0.04। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, x के मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। x का मोल कितना है 0.03, टोटल मोल कितना है 0.04 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, देन यू विल गेट 555 एज योर आंसर। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस गिव बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक एमाइन। तो हमें देखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉसिबिलिटी दे रखी है कितने एरोमेटिक एमाइन बन सकते हैं। अच्छा, वन बाय वन बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, दिस वन इज एमाइड, Br2NH के साथ में रिएक्शन हो रही है। यस, यू गॉट इट, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। दिस वन इज एक्चुअली हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके जी, क्या एक कम कार्बन वाला हमारे पास एमाइन बन जाएगा। दिस वन इज एक कम कार्बन। लीजिए जी, ये हमारा एरोमेटिक एमाइन आ चुका है। ये कौन सा एमाइन है, एरोमेटिक एमाइन एनिलीन। एरोमेटिक एमाइन बना। अच्छा जी, उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन है एंड ओके फाइन। देखिए यहां पर सेकेंड रिएक्शन पॉसिबल हो जाती, लेकिन पुअर हमारा क्योंकि सबस्ट्रैक है इस वजह से गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। सिंपली हमारा नाइट्रोबेंजीन है, रिडक्शन करना चाह रहे हैं, कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। लीजिए जी, बन गया एनिलीन C6H5NH2। क्या ये एरोमेटिक एमाइन है? हाँ जी, ये एरोमेटिक एमाइन है। दूसरा एरोमेटिक एमाइन मिला। और फोर्थ में देखें NHCOCH3 है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में ट्रीट कर रहे हैं, यहां से सिंपली NH2 मिल जाएगा। तो ये NH2 मिला, ये भी एरोमेटिक एमाइन है। एरोमेटिक एमाइन। पूछा क्या है, हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिव बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक एमाइन। 3 ट्रांसफॉर्मेशन में एमाइन रिएक्शन मिल रही है या एरोमेटिक एमाइन मिल रहे हैं। अल्टीमेटली 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। Now see this question, at 27 degrees Celsius, a solution containing 2.5 gram of solute in 250 ml of solution exerts an osmotic pressure of 400 Pascal. Osmotic pressure दिया हुआ है 400 Pascal. The molar mass of the solute is ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको सॉल्यूट का मोलिकुलर मास बताना है। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू CRT। सी यहाँ पर क्या होगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या R और T की वैल्यू आपको गिवन है? बिल्कुल गिवन है। T कितना है, टेम्परेचर जो कि दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T आपके पास कितना हो जाएगा 300 केल्विन। R की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में R की वैल्यू दी हुई है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। वैल्यूज को ध्यान से देखें, R की जो वैल्यू आपको गिवन है वो लीटर बार में गिवन है। R की वैल्यू में प्रेशर जो किस यूनिट में लिया गया है, बार में लिया गया है। और यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू आपको गिवन है वो है 400 पास्कल। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रेशर की यूनिट पास्कल है जबकि R में जो प्रेशर की यूनिट है वो बार है। तो दोनों जगह पर प्रेशर की यूनिट सेम होनी चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल और बार में क्या रिलेशन होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 पास्कल कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 बार हम बोल सकते हैं। 1 पास्कल कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 बार हो जाएगा। तो हम पास्कल को किस में कन्वर्ट करेंगे, बार में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम कितना ले सकते हैं, 400 × 10⁻⁻5 बार ले सकते हैं। तो आप इसे बार में कन्वर्ट करें। R और T की वैल्यू आपके पास है, लेकिन हमें तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है। देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। और मोल आप कैसे निकालते हो, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट अपॉन वॉल्यूम।
तो देखिए, क्या आपको वेट पता है? वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है 250। तो क्या हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये सारा पार्ट पुट कर दें जिसमें मॉलिक्यूलर मास अननोन होगा? तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें मॉलिक्यूलर मास अननोन होगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप कैपिटल M यानी कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमने पास्कल को बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट जो कि मोल ऑफ सॉल्यूट बन गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml था, इसके लिए हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से 250 को डिवाइड कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी? मोलरिटी। मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और ये T क्या होगा? टेम्परेचर होगा। इसे सॉल्व करोगे तो मोलिकुलर मास कितना मिल जाएगा? 62250, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।